Hey everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School. क्लास 12th का फर्स्ट जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ग्रेड 12 स्टूडेंट्स. आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि क्लास 12th की हिस्ट्री कब शुरू होगी. लीजिए, तो आज के वीडियो में हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और यू कैन से बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, ये सारा कुछ डिस्कस होगा. हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब बात करेंगे तो देखो वाई दे आर स्पेशल, क्यों है ये स्पेशल, और आपकी हिस्ट्री शुरू होती है तो वो इनसे ही क्यों शुरू होती है. तो एक जमाना था, अभी आज से लगभग 100 साल पहले, जब ये हिस्ट्री में नहीं थे, या भारत की हिस्ट्री यहां से शुरू नहीं होती थी, या आप ये भी कह सकते हो कि आज से 100 साल पहले कोई नहीं जानता था कि there were people in the northwestern boundary of India, and these people are so skilled, highly skilled, perfect in certain things like architecture हो गया, arts हो गया, town planning हो गया, ornaments बनाना हुआ, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स हुआ, बहुत सारी चीजों में they are just perfect. So if you say कि ये जो civilization है ये अनकॉमन पीपल्स के सिविलाइजेशन है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बिल्कुल जस्टिफाइड चीज होगी. तो चलो शुरू करते हैं हम भारत के इतिहास की बात हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ. ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, है ना, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है. ये जो मूर्तियां दिख रही हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बीड्स दिख रहे हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम ही रख दिया गया है. चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. क्यों? क्योंकि आपको यहां पर ईंटें मिलने वाली हैं जिनका डायमेंशन परफेक्ट है, आपको यहां पर बीड्स मिलने वाले हैं, आपको यहां पे बोन्स, हड्डियां मिलने वाली हैं, एंड यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट समथिंग. पिछला वीडियो देखा है ना, जिसमें मैंने अप्रोच के बारे में बात की थी कि क्लास 12th का जब ओवरव्यू दिया था तो क्या अप्रोच रखनी है, और याद होगा मैंने कहा था इंक्विजिटिवनेस, फिर क्लूज को कनेक्ट करना, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करना. तो मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा, इंक्विजिटिवनेस आपकी बनी रहनी चाहिए, सेंस ऑफ इंक्वायरी बनी रहनी चाहिए दिमाग में. बाकी चीजें मैं आपकी कनेक्ट करता चलूंगा और हिस्ट्री आपकी रिकंस्ट्रक्ट होती चली गई. तो जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो यहां आपको ईंटें दे दी गई हैं, मनके यानी कि मोतियां, माला के जो मनके होते हैं, बीड्स, वो दे दिए गए हैं, हड्डियां, स्केलेटन्स दे दिए गए हैं, एंड नाउ यू हैव टू रिकनेक्ट योर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड पास्ट. आपको रिकनेक्ट करना है उस 1000 साल के पास्ट को कि ये सारी चीजें कहां की हैं. आपके पूर्वज जो वो चीजें बना के गए जो शायद अगर आप कंपेयर करो तो आज भी आप कुछ चीजों में उनके इक्वल नहीं हो, वो आपको यहां पे समझना है, पढ़ना है. ऑलराइट, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग जो है वो आज का बेसिक टॉपिक है, जिसके बारे में हमें समझना है कि कैसे इनकी शुरुआत हुई. थोड़े बैकग्राउंड के साथ मैं चलूंगा, ध्यान रखना, और लास्ट में फिर आपको बिगिनिंग के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे मैप, बहुत अच्छे से आपको ये मैप दिख रहा है. ठीक है, इस मैप में आपको थोड़ा सा रेडिश टाइप का, रेड कलर टाइप का एक एरिया दिख रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो वो कुछ इस तरीके का एरिया है ये. ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके का, कुछ साइट्स, शायद इसमें कुछ जोन्स इसमें उतने हाईलाइटेड नहीं होंगे. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एरिया वेयर सर्टेन पीपल गॉट सेटल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक. कब, अभी हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर टाइमलाइन देखेंगे कि कितने साल के आसपास यहां पर सेटलमेंट हुआ इंडस पीपल का. ये जिस नदी के आसपास सेटल हो रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए. इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑल राइट, दीज पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. क्यों? क्योंकि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से, उसका अंदाज़ा एक्सकेवेशन से, जब उसके परफेक्शन का अंदाज़ा हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि पहली ही नज़र में, एट फर्स्ट साइट, ये अर्बन एरिया है.
क्लास 11th की हिस्ट्री पैरेलल चल रही है। क्लास 11th की हिस्ट्री में आपने देखा है कि बहुत सारा जो सेटलमेंट मिला, उस सेटलमेंट में कुछ कुछ शहर हैं और ज़्यादातर रूरल एरियाज़ हैं, लेकिन ये जो सेटलमेंट मिला है इसमें कुछ कुछ ही आपको ऐसे एरियाज़ मिलेंगे जहां शायद उतना वेल डेवलप्ड अर्बनाइजेशन नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम एरियाज़ में आपको वेल अर्बनाइज्ड एरियाज़ मिलेंगे। ज़्यादातर शहर ही हैं यहाँ पर, या मैं कहूँ ये शहर ही है, शहरीकृत व्यवस्था, अर्बनाइज्ड सेटलमेंट है ये। ऑल राइट, होपफुली ये क्लियर हो गया, मैप क्लियर हो गया। अब मैप के बाद दूसरी चीज जो देखनी है वो देखनी है आपको ये सील। ये सब क्यों दिखा रहा हूं मैं, ये रिकंस्ट्रक्ट करना है आपको पास्ट को, इसलिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं कि ये पहले चीजें देख लो। कुछ मिली हैं, अचानक से हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, ठीक है, कहीं से वो ये चीजें रखी हुई हैं, उनसे आपको कुछ कनेक्ट करना है। ऑल राइट, तो इस एरिया में हमको कुछ चीजें मिल रही हैं, उनसे हमें कनेक्ट करना है। क्या मिला? एक सील मिली है भाई साहब। ये सील कुछ देख रहे हो, आइडेंटिफाई करो कौन सा एनिमल है ये यूनिकॉर्न है, ठीक है ना। तो एक सींग वाला, ठीक है, जानवर। इस तरह के ढेरों, एक नहीं, इस तरीके के ढेरों सील जो है वो हमें मिली है। थाउजेंड्स ऑफ सील्स वी गॉट। सील के साथ साथ हमें बीड्स, मनके, मोती, ठीक है, वी हैव गॉट बोन्स, वी हैव गॉट पॉट्स, वेसल्स, we have got ornaments, so many things, houses, घर। ये सारा कुछ एक्सकेवेशन से, इस एरिया के एक्सकेवेशन से हमें मिला, ठीक है। अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जब भी आपको किसी पुरानी जगह से, मान लो आप अचानक से कहीं क्रिकेट का मैच खेलने के लिए निकले और क्रिकेट का मैच खेलते खेलते आप स्टंप वगैरह कुछ वहाँ पे लगा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, पिच को लेवल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, और आपको अचानक से कुछ एंटीक गोल्ड कॉइन्स या कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें मिल गई, या सोचो बोन्स के रिमेन्स मिल गए, हड्डियों के रिमेन्स मिल गए, तो तुरंत खेल वाइंड अप हो जाएगा, भाई साहब भागो, यहाँ तो भूत ऊत नहीं हो। मतलब कहने का कि देयर विल बी अ काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस, एक सेंस ऑफ इंक्वायरी इमर्ज होगी कि यार ये क्या है, कैसे यहाँ पे आया होगा। तो ये एक चीज हुई दिमाग में, लेकिन जब ये किसी बड़े सिविलाइजेशन या किसी बड़ी सोसाइटी से रिलेटेड है, या जो रिमेन्स हैं ये रिमेन्स आपको कनेक्ट कर दें किसी एक ऐसे पास्ट से जो आपका ग्लोरीफाइड कॉमन पास्ट है, तो फिर वो जरूरी हो जाता है कि हम उसको बहुत अच्छे से समझें। तो जब आप इन सारी चीजों को देखोगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि ये क्या है, कहां से आए ये लोग, ठीक है। ये सारे एविडेंसेस जो हमें मिल रहे हैं, ये एविडेंसेस क्या एविडेंसेस हैं, ठीक है। इन एविडेंसेस को जिनको हमने प्राप्त किया है, द एविडेंसेस दैट वी हैव गॉट, दैट वी हैव फाउंड फ्रॉम दिस एरिया, दिस सेटलमेंट, फ्रॉम वेयर दीज एविडेंसेस केम। ऑल राइट, कैसे आए ये सारी चीजें वहां पर, कैसे आई? अगर कोई बोन का रिमेन मिल रहा है, कोई स्केलेटन मिल रहा है हमें, कोई ऑर्नामेंट मिल रहा है, कोई आइडॉल मूर्ति मिल रही हमें, तो वो कैसे आई होगी वहां पे, ठीक है, कहां से आई होगी और कैसे आई होगी, कैसे ये लोग यहां पर बसे होंगे, किस तरीके का सेटलमेंट पैटर्न रहा होगा, ठीक है, और ये कब का होगा यार, कितने दिनों पहले का होगा। सो दीज आर सर्टेन कॉमन क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड while observing all these antique evidences. Hopefully the curiosity is coming to your mind. Hopefully the sense of inquiry is there on that side. ठीक है, आप सबके दिमाग में वो सेंस ऑफ इंक्वायरी बहुत अच्छे से बन रही है। तो सेंस ऑफ इंक्वायरी अगर बन रही है तो अब धीरे धीरे सीक्रेट्स खोलना शुरू करते हैं। अभी दिमाग में क्वेश्चंस आए, अब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने शुरू करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन टर्म, कहानी सुनाऊंगा मैं कि कैसे आए ये लोग, पर ये टर्म कैसे पड़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन टर्म कैसे पड़ा, ये नाम कैसे पड़ा, ये जगह जहां पर आए लोग क्या कैसे अचानक से सेटल हो गए यहाँ पे, क्या एकदम से सेटलमेंट हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल सेटलमेंट हुआ, ये और कब सेटलमेंट हुआ, ये तीन चीजें हम समझते हैं, ठीक है। तो टर्म जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि आपने अभी देखा मैप बहुत अच्छे से कि ज्यादातर जो सेटलमेंट्स हैं, ये सेटलमेंट कहाँ हैं,
ये सेटलमेंट एक पर्टिकुलर रिवर के अराउंड है, या मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर रिवर है, इस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसी ट्रिब्यूटरी के अराउंड मैक्सिमम जो सिटीज हैं वो हमें मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खासकर जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं, हड़प्पा की बात करूं मैं, मोहनजोदाड़ो की बात करूं मैं, ठीक है, चनुदड़ो की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम जो शहर मिलेंगे आपको वो ईदर ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द मिलेंगे। ऑलराइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। क्लियर है, मतलब इंडस वैली नाम, ये जो टर्म है ये यहां पे आ जाता है। अब पहला शहर जो खोजा गया वो खोजा गया कैसे? हड़प्पा। कैसे खोजा गया ये हम बात करेंगे, कौन सा शहर खोजा गया वो था हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा, अभी इसकी कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं कि पहला शहर जो था हड़प्पा, ये कैसे खोजा गया, कौन सी ऐसी चीज हुई, कौन सा एक्सीडेंटल इंसिडेंट था, बिकॉज ऑफ दैट वी पीपल केम टू नो अबाउट द इंडस वैली पीपल, द अनकॉमन पीपल, okay, or the common civilization established by the uncommon people, I should say. Okay, so the Harappan culture, this is the term that was given. Harappan culture, ये जो अलग वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दे दिया। अब सिविलाइजेशन और कल्चर जो है ये दोनों एक तरीके से इंटरलिंक्ड वर्ड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जब इसको सर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर एक्सकेवेशंस करने शुरू किए तो इन्होंने पहले इसे नाम दिया हड़प्पन कल्चर। ऑलराइट, कल्चर क्यों नाम दिया? कल्चर इसलिए नाम दिया क्योंकि कल्चर का मतलब, अगर आप कल्चर को डिफाइन करो तो व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, यू कैन से, देयर इज नो पर्टिकुलर वन डेफिनेशन, ठीक है, कि यही होगी आइडियल, ऐसा कोई डेफिनेशन जैसा नहीं है। सो कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, एक जीवन का तरीका है, विच इंक्लूड सो मेनी अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो कल्चर या संस्कृति जीवन का की एक पैटर्न है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें बहुत सारी चीजें, चाहे वो आपका अटायर यानी क्लॉथिंग पैटर्न हो, पहनावा हो, चाहे वो आपकी फूड हैबिट्स हो, चाहे वहां पर आपका कस्टम ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स हो, चाहे वो म्यूजिक की बात हो, सो मेनी अदर थिंग्स, आप किस तरह के पॉट्स या वेसल्स, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। सो ऑल दीज इंक्लूड्स, जब ये एक लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में चीजें हो रही होती हैं तो एक कॉमन आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती हैं। तो हम कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर उसी कॉमन आइडेंटिटी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो हड़प्पन कल्चर, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन द नेम हड़प्पन कल्चर, व्हाई? बिकॉज दे ऑब्जर्व, जब उन्होंने ये मैप आप देख रहे हैं, अभी जस्ट मैप दिखाया मैंने जो इंडिया का, और रेड एरिया जहां पर उस पूरे एरिया में सेटलमेंट है। सो द आर्कियोलॉजिस्ट व्हेन दे स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग दीज साइट्स, दे फाउंड सम कॉमन थिंग्स, सम कॉमन पैटर्न ऑफ लाइफ इन दिस एरिया। ठीक है, कॉमन पैटर्न कैसे है? सील मिल रही है, तो वो सील ऐसा नहीं है कि एक सील एक जगह पर मिल गई है और फिर किसी दूसरे जगह पर सील मिली ही नहीं है। सो वी हैव फाउंड सील्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद हमें ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, हमें पॉट्स मिल रहे हैं, हमें बाकी सील मिल रही हैं, तो इनमें सिमिलैरिटीज आ रही हैं। हमें जो ब्रिक्स ईंटें मिल रही हैं उसमें सिमिलैरिटी मिल रही, हमें जो बीड्स मिल रही हैं उसमें सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। तो ये सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है कि इस एरिया में जो लोग रह रहे थे ये एक सिविलाइजेशन या एक कॉमन कल्चर को बिलोंग करते हैं। होपफुली इट इज क्लियर। सो हड़प्पन कल्चर इज द नेम विच इज गिवन to the people who lived in a particular territory having common pattern of life. Clear है? That is why this human Harappan culture is the name given to these. Okay, हड़प्पन क्योंकि पहला शहर और चूंकि सेम कल्चर है वहां पर, इसलिए नाम दे दिया हड़प्पन कल्चर। एक्चुअल में इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला शहर जो था वो हड़प्पा। अभी कहानी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जिस टाइम के एविडेंसेस हमें मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, यानी कि इनमें ज्यादातर जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, इससे ये प्रूफ होता है कि इसके पहले भी एविडेंसेस या इसके पहले भी सेटलमेंट था और इसके बाद भी सेटलमेंट रहा है। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात पर। होपफुली ये क्लियर हो रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा, मान लीजिए, अभी मैं चूंकि कहानी पे नहीं आया कि कब एग्जैक्टली ये
डिस्कवर हुआ। वो कहानी अभी आपको मैं सुनाऊंगा कि कैसे डिस्कवर हुआ। तो जिस समय ये डिस्कवर हुआ, जिस पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ एक्सकेवेशन शुरू हुए, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस को एग्जामिन करा तो उन्होंने ये समझा कि ये जो पीपल हैं, हम यहाँ पर 3 चीजें समझ रहे हैं ना, टर्म समझ में आ गया, अब प्लेस और टाइम समझ रहे हैं। तो प्लेस और टाइम समझने के लिए आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर सेटल हो रहे हैं लोग, यहां पर ये सेटलमेंट ग्रेजुअली डेवलप हुआ होगा। अभी मैं इस चीज को और क्लियर कर दूंगा, अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि पर्टिकुलर जो टाइमलाइन निकल रही है थ्रू द कार्बन डेटिंग एंड द अदर साइंटिफिक मैकेनिज्म्स, यानी जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनके द्वारा जो एक टाइमलाइन निकल रही है कि किस से किस समय तक ये लोग यहाँ पर सेटल हुए होंगे, वो टाइमलाइन निकल रही है 2600 टू 1900 बिफोर कॉमन एरा। ईसा के 2000 साल 2600 साल पहले से लेके, तो 2600 से लेके 1900 तक का ये जो टाइम पीरियड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एग्जैक्ट टाइम लाइन कि 2600 में अचानक से हड़प्पन वहां पर डेवलप हो गया और 1900 में अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, नहीं। हमें इसके पहले भी कुछ रूरल टाइप के, कुछ छोटे छोटे टाइप के सेटलमेंट्स यहां पर मिलेंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा। यानी इस पर्टिकुलर एरिया में जब लोग सेटल है ना शुरू हुए, तो सेटल होने का जो इनिशियल स्टेट था दैट इज कॉल्ड अर्ली हड़प्पा। एंड व्हेन दे रीच्ड टू द पीक ऑफ देयर डेवलपमेंट, अपनी जेनिथ पर थे, अपने सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीक पर थे ये लोग, जब परफेक्शन पर थे, दैट इज कॉल्ड मैच्योर हड़प्पन। एंड देन द डिक्लाइन स्टार्टेड। So that decline is known as late Harappan because we have certain evidences। हमें वहाँ पर कुछ evidences मिलते हैं, जैसे बीच बीच में कुछ breakdowns हैं, ठीक है, बीच बीच में कुछ areas हैं जहाँ पर बड़े लेवल पर जैसे burnings के निशान मिलते हैं, जली हुई चीज़ों के निशान मिलते हैं, ठीक है, और कुछ और डिस्ट्रक्शन या डिवेस्टेशन के साइंस मिलते हैं। तो ये चीज़ शो करता है, ठीक है, कि कुछ गैप रहा है इनके बीच में। तो पहले ये ग्रेजुअल एक जगह पर स्थिर हुए, फिर वहां से अपने पीक पर गए और फिर वहां से धीरे धीरे इनके बीच में कुछ ब्रेक डाउन शुरू हुआ और फिर ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। आज भी हमें उसके जो रिमेन्स मिल रहे हैं ये उसी सेटलमेंट के रिमेन हैं जो हजारों साल पहले वहां पर बसे। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा। यानी इंसान जब इवॉल्व होना शुरू हुआ, ऐसा कहा गया बंदर से इवोल्यूशन हुआ है, तो जब इवॉल्व होने के बाद इंसान सीधे चलने लगा होगा, सोशल हुआ होगा, थोड़ी बहुत खेती करनी शुरू करी होगी उसने ना, तब से लेके और जब उसने बाकायदा वेल डेवलप्ड टाउन प्लानिंग कर ली और मेटल्स का इस्तेमाल करने लगा, ट्रेड कॉमर्स करने लगा, तब तक की कहानी है पूरी ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनली बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत कैसे होती है। ये जो सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट की, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो देखो, ब्रेकडाउन तो हमें मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं कि आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ये कहानी शायद अनसंग रह गई होती, शायद हमें नहीं पता होता इस स्टोरी के बारे में, शायद इतना ग्लोरियस पास्ट जो था वो हिस्ट्री में कहीं दबा हुआ होता, समय की रेत में कहीं खो गया होता, और हम अपने इस ग्लोरियस पास्ट को, जिसमें हम प्राउड फील करते हैं, ये पास्ट हम शायद कभी जान ही नहीं पाते, और दुनिया की नज़र में हम शायद सिविलाइज्ड भी नहीं कहलाते। तो भारत को अगर सभ्य और सिविलाइज्ड होने का तमगा मिला बिकॉज ऑफ द इंडस पीपल, और इसका क्रेडिट हम कुछ अगर दें, कुछ क्या पूरा ही दें, तो हमें डेफिनेटली देना चाहिए अंग्रेजों को। उनका मंशा जो था, उनका जो मोटिव था, वो ये नहीं था कि वो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को डिस्कस या डिस्कवर करें, वो तो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए भारत के इतिहास को जानना चाहते थे ताकि वो अपना काम आसान कर सके। लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया उनकी अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, ठीक है। तो यहीं से उसकी बिगनिंग है, शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। आज से लगभग हाँ, मतलब और थोड़ा सा और पहले चले जाओ, ठीक है ना,
मतलब 200 साल पहले के आसपास चले जाओ, 250 साल पहले चले जाओ लगभग। तो ये जो एरिया हम देखे अभी, ठीक है, मैप में, इस एरिया में उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन है और लगभग हर मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है ब्रिटिशर्स भारत में लेके आना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में बड़ा स्ट्रांग हो, वेल कंसोलिडेटेड हो। तो उसी सीरीज में इंडिया में रेलवे का भी डेवलपमेंट चल रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रेलवे वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम। उस समय आवागमन का सबसे आधुनिक साधन था, ठीक है, और अंग्रेजों को ये चाहिए था ताकि वो अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकें। तो इसलिए इस एरिया में लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन का डेवलपमेंट चल रहा था। अब रेलवे लाइन का जब डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो मजदूर थे वो खुदाई करते थे यहाँ पे। अब जब वो खुदाई किया करते थे तो उनको इस एरिया में रेलवे लाइन बिछाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा रेल की पटरी, इस पे तो टेंशन मत लेना कि इतने एरिया में रेल की पटरी, लाहौर से मुल्तान की बात है बस। तो जब वो इस एरिया में खुदाई कर रहे हैं तो उनको ईंटें मिल रही हैं, और वो जो ईंटें हैं उनके बारे में हम जब उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा तब बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा ईंटों के बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो ईंटें हैं इनका अपना जो डायमेंशन है, वेल डिफाइंड डायमेंशंस है, परफेक्ट डायमेंशंस की ईंटें मिलनी शुरू हुई। अब आर्कियोलॉजिस्ट तो है नहीं, वो इंजीनियर भी जो थे वो उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने उस समय, वो भी अंग्रेज ही थे ज़्यादा। तो उन्होंने इन ईंटों को इस्तेमाल कर लिया कंस्ट्रक्शन में, और इसी तरह से इसी के साथ भारत के इतिहास को आग भी लगा दी उन्होंने थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि शायद अगर उन्होंने आर्कियोलॉजी या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होता तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती कि यार ये वेल शेप्ड ये जो ईंटें ब्रिक्स दिख रही हैं, वो भी बेक्ड ब्रिक्स, पकाई हुई ईंटें दिख रही हैं, ये कैसे मिल सकती हैं? इसका मतलब घर बना रहा होगा ना। तो घर बना रहा होगा तो ये क्या है? उनको थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए था। नहीं देखा उन्होंने, कोई बात नहीं है, और हड़प्पा का जो है उन्होंने नाश कर दिया वहाँ पे एक तरीके से। क्लियर है? यही रीज़न है कि बहुत कुछ हड़प्पा का हमें वहाँ पे मिलता भी नहीं है। मतलब हड़प्पा के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना मोहनजोदाड़ो के बारे में जानते हैं, बाकी साइट्स के बारे में जानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम और ज़्यादा जान सकते थे अगर इन चीज़ों को और प्रिजर्व करके रखा जाता तो। चलिए कोई बात नहीं है। अब हुआ क्या? ये रेलवे लाइन बन गई, अंग्रेजों का काम बहुत अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं है। चलो कई सालों बाद फिर 1861 अराउंड यहाँ पर भारत में एक सोसाइटी बनती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI। सोसाइटी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दूं मैं, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI आज भी है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब बना तो उसके बाद फिर यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे कुछ महान लोग आए और उन्होंने इस एरिया को ऑब्जर्व किया, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, समझने की कोशिश करी, बट प्रॉपर एक्सकेवेशन नहीं शुरू किया। काफ़ी सालों बाद जाके जब थोड़ा सा ठीक ठाक फंड मिलना शुरू हुआ ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तब फिर उस फंड की हेल्प से क्या हुआ कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जॉन मार्शल के अंडर में एक्सकेवेशन शुरू हुए। और फिर आपके दयाराम साहनी, RD बनर्जी और ऐसे ही कुछ महान लोग जो हैं, इन्होंने साइट्स डिस्कवर करी, और इन्हीं में से जो पहली साइट डिस्कवर करी जिसका अभी हमने जिक्र करा था वो थी हड़प्पा। यानी सबसे पहले जहां पर आइडेंटिफिएबल चीजें हमें मिली वो थी हड़प्पा। इस पूरे साइट में सबसे पहले हमें जो प्लान्ड एक्सकेवेशंस हुए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जब यहाँ पे खुदाई करी और सुनियोजित खुदाई करी, जब वेल प्लान एक्सकेवेशंस करे, तब फिर एक शहर है हड़प्पा जो आज भी एग्जिस्टेंस में है, यहाँ पर रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा नाम के शहर से आपको ईंटें, मनके, हड्डियाँ, ये सब मिलना शुरू हुआ। क्लियर है? और इस तरीके से पता चला कि अच्छा यहाँ पर तो हज़ारों साल पहले बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के, वेल एडवांस टाइप के, इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड लोग रहते थे, जो एग्रीकल्चर में भी उतने ही आगे थे, ट्रेड एंड क्राफ्ट में भी उतने ही आगे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी उतने ही आगे थे, ठीक है, आर्टिस्टिक स्किल और आर्किटेक्चरल स्किल, टाउन प्लानिंग, वो सब भी उनकी बड़ी परफेक्ट थी। अफसोस कि उनकी लैंग्वेज हम उतना नहीं जानते, जिसकी वजह से हम उनके बारे में
इतना नहीं जान पाए जितना मेसोपोटामियंस के बारे में, शायद और कुछ पता चल जाता। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से शुरुआत होती है एक, अभी शुरुआत में आगे और भी कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और हमने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हमने ये भी समझ लिया कि ग्रेजुअल सेटलमेंट हुआ, इसका एकदम से नहीं हुआ। मतलब ये जो लोग हैं, अभी मैंने अर्ली, मैच्योर और हड़प्पन, मैच्योर और लेटर हड़प्पन के बारे में आपको बताया, तो इसका मतलब यही था, यहाँ पे एक रिकॉल करके आगे बढ़ना है आपको। तो इसका मतलब यही था कि ग्रेजुअल, धीरे धीरे यहां पर सेटलमेंट हुआ, एकदम से सेटलमेंट नहीं हुआ। पहले एक बेसिक लेवल का, फिर एडवांस लेवल का, और फिर एडवांस से डिक्लाइन वाले फेज की तरफ गए। ऑलराइट, चलो अब ये कैसे पता चलता है हमें पता चलता है क्योंकि इस एरिया में देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, सेम पैटर्न वाले कल्चर हैं, ठीक है, जो ज्यादातर मैच्योर हड़प्पन को बिलोंग करते हैं। जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि जो हमें साइट्स मिली हैं, वो ज्यादातर जो साइट्स हैं वो मैच्योर या पीक फेज की मिलती हैं, डेवलप्ड फेज की मिलती, ठीक है ना। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, मतलब यहाँ के लोगों के जो यूज करने वाली चीजें हैं, जैसे कि खासकर बर्तन वगैरह हो गए, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके का कृषि पैटर्न था वहाँ पर, किस तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न थी वहाँ पर, ठीक है। पैस्टोरलिस्ट एक्टिविटीज़ थी, और बाकी जो क्राफ्ट्स वगैरह, जैसे मनके वगैरह जो बना रहे हैं, मूर्तियाँ वगैरह जो बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरे क्राफ्ट्स जो बना रहे हैं, वो इनमें सिमिलैरिटी मिलती है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट हड़प्पन कल्चर, और ब्रॉड टर्म में इसी को वी कॉल इट हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो होपफुली हाउ इट बिगेन, दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आप सभी को ये क्लियर हो गया कि ये चीज एक्चुअल में कैसे आई। क्लास 11th के बैचेस और क्लास 12th के बैचेस, आपके डेडिकेटेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड, शुरू हो चुके हैं, ठीक है। क्लास 11th का जो बैच है, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉल साइंस और आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो बड़े डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जस्ट बाय एनरोलिंग टू दिस इंसेप्शन बैच। इंसेप्शन जो ह्यूमैनिटीज का बैच है, ठीक है। इसी तरह आपका एक बैच जो है वो क्लास 12th के लिए डेडिकेटेड बैच शुरू हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विक्ट्री बैच। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये जो बैचेस हैं पेड बैचेस हैं, यू नो इट वेरी वेल। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि रियल टाइम इंटरेक्शन विथ योर फैकल्टी, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर के साथ इंटरैक्ट होने का, थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेकर पढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ क्वेरीज आ रही होंगी आपके मन में, तो आप या तो कमेंट में लिखेंगे या चिट्ठी लिखेंगे, मतलब मेल वगैरह लिखेंगे, कुछ और तरीका, ठीक है। बट इफ यू आर एनरोल्ड इन द पेड बैच, यू कैन आस्क योर डाउट उसी समय, at that very moment you can ask the doubt and you can get your doubt resolved by the faculty. Okay, फिर you have the option to assess your progress through this quiz option, poll option, ठीक है। then you can compete with your friends as well कि भाई कितना पढ़ा है तूने। मैंने इस चैप्टर में ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स वाले चैप्टर में जितना सर ने पढ़ाया परफेक्टली मुझे याद है, सारा एक एक वर्ड याद है सर का पढ़ाया हुआ। चल देखते हैं, अपनी प्रोग्रेस एसेस करते हैं, ठीक है। सो यू हैव दैट ऑप्शन, पोल लीडर बोर्ड, यू कैन compete with your friends, and then the best thing I would say is scholarship test. There are students who wants to fund their पढ़ाई, स्टडी, तो यू हैव दैट ऑप्शन स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं, और इसको अवेल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है बाय यूजिंग द कोड। आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंद्र, यू जस्ट टाइप, एनरोल करने जाएं तो वहां पर इंद्र कोड टाइप करें, आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विथ अस द टेलीग्राम, सोशल स्कूल का टेलीग्राम जो चैनल है, प्रमोट योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगले लेक्चर के साथ मैं बहुत जल्द मिलता हूं। टिल देन, थैंक यू सो मच।